हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। जो बच्चे 1 से लेकर 4 तक के लेक्चर को नहीं देखे हैं उनको जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे जाके देखना है ताकि और भी लेक्चर्स आसानी से समझ में आए, क्योंकि लेक्चर एकाएक अगर आप 5 नंबर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप शुरू से देखिए, सारे वीडियोज को देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स देने वाला चैप्टर से आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स देता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयार कीजिए। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को। इससे पहले आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो कि आराम से बैठे हुए हैं, जो कि अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि देखिए वीडियो, ठीक है, और अपनी तैयारी को हल्का सा बूस्ट अप कीजिए। चलिए, तो टॉपिक जो देख रहे हैं वो हम लोगों ने 3 तक देख लिया था। कौन कौन से देखे थे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, पहला देखे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ओर्स का कंसंट्रेशन कर रहे थे। दूसरा देख रहे थे कि कंसंट्रेटेड ओर था, कंसंट्रेटेड ओर था, उसको क्या किए थे, उससे कन्वर्ट कर दिए थे मेटल ऑक्साइड में, कन्वर्ट कर दिए थे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए थे। और तीसरा जो मेथड देखे थे प्यूरिफिकेशन का, तीसरा स्टेप जो देखे थे हम लोग, वो कौन सा देखे थे कि मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट करना है, तो मेटल ऑक्साइड से हम लोगों ने मेटल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हम लोग ये 3 प्रकार के मेथड्स को हम लोगों ने देख लिया। पहले कॉन्सेंट्रेटेड किए, फिर कॉन्सेंट्रेटेड से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किए, फिर मेटल ऑक्साइड से कहां पे कन्वर्ट कर चुके हैं, मेटल तक। तो हम लोग मेटल तक पहुंच चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जो भी मेटल्स है उसको क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को रिफाइन कैसे करेंगे, या उसका प्यूरिफिकेशन, जो भी इंप्योरिटी थोड़ा सा भी रह गया है उसमें, तो उसको आप किस माध्यमों के द्वारा, उसमें थोड़ा सा भी इंप्योरिटी है उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इस माध्यमों के द्वारा आपको क्या करना है कि देखना है कि प्यूरिफाई कैसे करेंगे। तो टॉपिक हम लोग लगाएंगे 4 नंबर टॉपिक, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सा कि मेटल जो प्राप्त किए हैं, मेटल में जो भी सारे इंप्योरिटीज हैं उन सारे इंप्योरिटीज को क्या करना, आपको निकाल देना है। उसी मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। बातें क्लियर है? क्योंकि पूरी प्योर नहीं हुआ। जो भी इन तीनों स्टेप से गुजार के लाए तो तीनों स्टेप्स में भी कुछ इंप्योरिटीज रह गया, वो यहां पे आके निकल जाएगा। पूरी प्योर मेटल हम लोग को प्राप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं इसके बारे में। तो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो होते हैं कुल मिला के कहें तो 6 प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर अगर कहें तो ये क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड होता है। क्या होता है? डिस्टिलेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन। बी नंबर जो होता है वो लिक्वेशन मेथड होता है। क्या होता है? लिक्वेशन। ठीक है, तो इसको सारा चार्ट हम लिख दिए, इसको हल्का देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो क्या करेंगे, द मेटल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन करने के बाद जो मेटल्स प्राप्त किए हैं जनरली कंटेन सम इंप्योरिटीज, उसमें क्या क्या है, कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज इज कॉल्ड रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो इंप्योरिटीज बच गया है उसको क्या करना है कि रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा मेथड है, तो कुछ मेथड्स हैं। द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है डिस्टिलेशन मेथड है, ये नंबर। बी नंबर क्या है, लिक्वेशन मेथड्स के नाम से जाना जाता है। सी नंबर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स है। डी नंबर क्या है, जॉन रिफाइनिंग मेथड है। और ई नंबर वेपर फेज रिफाइनिंग। और एफ नंबर क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो ये 6 मेथड्स के माध्यम से जितने भी सारे एलिमेंट्स को हमने उधर से प्योर करके, मतलब जो एलिमेंट्स को प्राप्त किए, मेटल्स को प्राप्त किए, उसको यहां पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। 100% प्योर करके यहां से भेजने वाले ये 6 मेथड्स के माध्यम से। तो हम लोग समझते एक एक मेथड्स को एकदम डिटेल में समझेंगे, किन किन एलिमेंट्स का यहां पे क्या करेंगे कि प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए 1 नंबर को हम लोग लिखते हैं, दैट मीन्स ये नंबर किसका, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग का।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या रहता है, हल्का सा देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो भी मेथड्स आप पढ़िएगा उस मेथड्स में टारगेट कीजिएगा कि कौन कौन से मेटल्स की प्यूरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से मेटल्स का प्यूरिफिकेशन होगा इस मेथड में, वो एकदम टारगेट करके दिमाग में सेट करना है। और दूसरा क्या करना है कि किस तरीके से इसको हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं ताकि ये पूरी प्यूरिफाई हो रहा है। तो ये चीजों को टारगेट करना है, तभी आपको और भी चीजें आसानी से समझ में आएगी और मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं डिस्टिलेशन। ये नंबर जो है डिस्टिलेशन मेथड्स है। तो डिस्टिलेशन मेथड्स होता क्या है तो वो समझिए। सबसे पहले एक होता है डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है दूसरा अगर कहेंगे तो इसी के जैसा मिलता जुलता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ध्यान देना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या अंतर है वो समझिएगा थोड़ा सा हल्का सा। डिस्टिलेशन जो होता है वो क्या होता है, डिस्टिलेशन अगर डिस्टिलेशन कहेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी और क्या है कि जो मेटल है उसके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, इनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन होगा 25 डिग्री से, क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा कितना, 25 डिग्री से अधिक होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। इम्प्योरिटी और मेटल के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से अधिक होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि डिस्टिलेशन हो रहा है। अगर ये क्या हो रहा है कि अगर इम्प्योरिटी और मेटल के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो हो रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच का डिफरेंस है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। जैसे एग्जैक्ट अगर 25 डिग्री या 25 डिग्री से कम में हो रहा है तब हम लोग क्या कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट में। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से अधिक हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है 25 डिग्री से, तब हम लोग क्या कहेंगे डिस्टिलेशन मेथड। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो कंपाउंड है, एक ए नंबर है एक बी नंबर। मान लेते कि एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और एक क्या है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए इसमें बीच का डिफरेंस कितना है, 25 और 10 35 डिग्री का सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो हम लोग इसको किस माध्यम के द्वारा डिस्टिलेट करेंगे, तो डिस्टिलेशन माध्यम के द्वारा। फ्रैक्शनल में क्या कहता है 25 डिग्री तक ही होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड्स में क्या किया जाता है कि इसमें क्या है कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले सारे एलिमेंट्स को करेगा लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें, लो होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो होता है। तो जैसे आप जिंक जानते हैं, जेडन जानते हैं, जिंक जो होता है, मरकरी होता है, Hg मरकरी होता है, और कैडमियम Cd होता है। तो ये तीनों एलिमेंट्स को इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में लाके प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के माध्यम के द्वारा हम लोग प्यूरिफिकेशन इसको कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये कहां पे होता है, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, वो सारे मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, जो कि इजीली से वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल मतलब अगर थोड़ा सा हीट कर देते तो ये वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो वो चीजें होने चाहिए। ये कौन कौन सा होता है, जिंक होता है, Hg होता है, Cd कैडमियम होता है, मरकरी होता है, जिंक होता है। ये तीनों एलिमेंट्स को हम लोग को प्योर कर सकते हैं किसके द्वारा, डिस्टिलेशन माध्यम के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से ये डिस्टिलेशन होता है, इसके प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आराम से। तो देखिए यहां पे क्या क्या चीजें हो रही है वो हल्का सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। तो देखिए यहां पे क्या ले रहे हैं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो RBF है, रेड राउंड बॉटम फ्लास्क है, फ्लास्क जो है इसमें क्या किया कि हम लोगों ने डाल दिया। देखिए इसका सेटअप देखिए एकदम इस प्रकार से बनाए सेटअप कि इसमें क्या है कि कोई भी चीजें अगर डाल रहे तो वो क्या होगा, इवापोरेट होकर बाहर नहीं होगा। ये कंडेंसर के द्वारा, ये कंडेंसर के द्वारा कहां आके गिरेगा, यहां पे आके गिरेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहां पे जो भी चीजें इंप्योर मेटल जो था उसको क्या कर दें, यहां पे डाल दें। इसमें हम लोग RBF में हमने डाल दिया किसको, जो इंप्योर मेटल्स था उसको हमने डाल दिया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, बर्नर के द्वारा हीट करवा रहे हैं, बर्नर के माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, हीट करा रहे हैं। जब हीट कराएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है कि जो कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो कम में टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइल करने लगेगा।
मान लिया जाए कि अधिक टेम्परेचर नहीं चाहिए, कम में टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल करने लगेगा। जब कोई भी चीजें बॉयल होती है, बॉयल हो रहा है, तो वो क्या चीजें होगा, ऊपर उड़ेगा, भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा। जो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, तो ये भाप बन के उड़ने लगेगा, तो यहां से उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, देखिए ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर से तो पैक है, लेकिन यहां पे देखिए इधर से एक ऑप्शन है कंडेंसर साइड से, तो इधर से आके गुजरेगा, जो इवापोरेट होके निकलना चाह रहा, मतलब वेपर बन के निकलना चाह रहा, वो इधर आके कंडेंसर में आ जाएगा। क्लियर है। अब कंडेंसर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी चीजें आपका यहां हो रहा है, क्या हो रहा है कि वेपर बन के उड़ना चाह रहा है, गैसियस फॉर्म में उड़ रहा है, इसको यहां पे क्या करेगा, कंडेंसर में ठंडा कर देता है, और गैस फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। जो गैस बन के उड़ रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लिक्विड फॉर्म को भी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर लिया जा रहा है कूल के द्वारा, यहां कलेक्ट कर लिया इस रिसीविंग फ्लास्क में। तो यहां पे जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया, डिस्टिलेट के रूप में हम लोग को प्राप्त हो गया। जो भी डिस्टिल्ड वाटर था या डिस्टिल्ड मेटल था, उसको क्या किए कि हम लोग कंडेंसर के माध्यम से कूल करके वो क्या किए कि डिस्टिलेट में लाके प्राप्त करनी है। तो ये मेथड प्राप्त हो गया इस प्रकार से। यहां पे जो कलेक्ट हो गया, तो ये जो कलेक्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि प्योर फॉर्म में पूरा जो भी डस्ट पार्टिकल्स था वो कहां पे आके बच गया, यहीं पे बर्नर वाले के ऊपर जो फ्लास्क लगाए आरबीएफ राउंड बॉटम फ्लास्क, उसी में रह गया। और यहां पे क्या हो गया, प्योर फॉर्म वाला ऊपर उड़ के क्या हो गया कि यहां पे आ गया, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर कर दिया, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट में था, बॉयल किए उस टेम्परेचर पे, वो क्या हुआ, बॉयल होने लगा, गैसेस फॉर्म में बन के आके यहाँ पे प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया। तो ये मेथड्स हो जाता है क्या, डिस्टिलेशन मेथड्स के नाम से जाना जाता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया। तो समझ में आ रहा है, तो ये माध्यम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये लैब में किया जाता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन तो लिख ही सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिस्टिलेशन, ये नंबर क्या है, डिस्टिलेशन माध्यम। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसी को इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एकदम रट लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। डिस्टिलेशन के माध्यम से किसको करेंगे, जिंक को करेंगे, मरकरी MErCury, मरकरी, कैडमियम, ये तीनों को हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई है तो नहीं कर पाएंगे, इसी का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये बातें क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए हल्का सा प्रोसेस के रूप में एग्जाम्पल को लिख दिए। देखिए यहां पे क्या किए थे हम लोग कि व्हेन प्योर मेटल इज हीटेड, जब हीट कर रहे थे आरबीएफ में राउंड बॉटम फ्लास्क में एट सर्टेन टेम्परेचर, मान लीजिए कि कोई भी चीजें हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करने लग रहा है या 35 डिग्री पे, तो उतना टेम्परेचर सेट कर दिए, वो बॉयल करने लगा, बॉयल कर करके ऊपर उड़ने लगा। तो सर्टेन टेम्परेचर पे बॉयल कर दिए, तो मेटल इज डिस्टिल्ड, वो क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, मतलब गैसियस फॉर्म में आ गया, डिस्टिलेट हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। और गैसियस फॉर्म में आके वो कंडेंसर के माध्यम से डिस्टिल्ड मेटल क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया एज ए डिस्टिलेट, डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म कहते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो प्राप्त हो रहा था यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, प्योर फॉर्म आपका है। ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वन प्रोसेस जो है वो लिक्वेशन है। अब लिक्वेशन किसे कहेंगे, क्या होता है लिक्वेशन, वो चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब यहां पे देखिए लिक्वेशन का मतलब ही है लिक्विड फॉर्म में आ जाना। लिक्वेशन लिक्विड, देखिए ना यहीं पे छोटा छोटा बात आ रहा है, लिक्वेशन मतलब लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पे क्या कर रहा है, लिक्वेशन माध्यम से आपको क्या करना है कि इस प्रोसेस से आपको कौन कौन सी मेटल्स को अलग कर सकते हो। तो दैट मीन्स क्या, लिक्वेशन का अर्थ क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में करके इसको अलग कीजिए। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि आप जो है ना इसमें कि टीना को अलग कर सकते हैं, टीन जिसको SN कहते हैं, इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेड जिसको हम लोग PB कहते हैं, इसको भी यहां से अलग कर सकते हैं। या बिस्मथ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिस्मथ जिसको BI के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों एलिमेंट्स को हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, प्योर बिस्मथ
टिन और लेड को हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, लिक्वेशन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना है कि ये जो कंपाउंड्स होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ना करके क्या कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट क्या हो कि जल्दी से मेल्ट हो जाना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तब ये कंपाउंड्स क्या होगा, हम लोग को प्राप्ति होगा प्योर फॉर्म में। तो देखिए वहां पे क्या कर रहा था, हम लोग देख रहे थे डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, उसमें क्या कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लेकिन लिक्वेशन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये इजी से आसानी से पिघल जाएगा। तो उसको क्या करते हैं कि कौन कौन सा, टीना लोहा, मतलब सॉरी लोहा कह देते हैं, टीना, पीबी, लेड और बिस्मथ को हम लोग यहां से अलग कर सकते हैं। कैसे, कौन से एलिमेंट्स को, कौन से मेटल्स को जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। बातें क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे वो एकदम सावधानी से समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो मेटल्स प्राप्त था हम लोग को ओर वाला, इसको यहां पे ये जो बाल्टी नुमा जो दिख रहा है ना बकेट के रूप में आपके, तो इसमें क्या कर दिया हम लोग, यहां पे डाल दें किसको, जो हम लोग को मेटल प्राप्त था उसको हम लोगों ने यहां लाके डाल दिया। ठीक है, अब इसमें ये तो प्योर फॉर्म में था नहीं, ये कैसा इम्प्योर फॉर्म में जो भी है उसको लाके यहां पे डाल दिए। ये क्या किए यहां से, ये क्या है कि फर्नेस है, फर्नेस मतलब आग की भट्टी है। अब भट्टी में आग जल रहा है, आग क्या कर रहा है, जल रहा है भट्टी में। अब ये आग जल रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, एकदम कम मेल्टिंग पॉइंट है। ये आसानी से यहां पे गर्म कर रहा है इसको, भट्टी में ऊपर जो लगा हुआ है भट्टी के ऊपर उसको क्या कर दे रहा है, गर्म कर दे रहा है। और जो भी चीजें जा रहे हैं वो क्या मेल्ट करने लगेगा, वो क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, कम है, तो वो मेल्ट करने लगा। तो मेल्ट करने लगा तो वो क्या होगा कि आसानी से, देखिए ये स्लोपिंग फर्नेस है, ये स्लोप के रूप में सीढ़ी नुमा एकदम स्लोपिंग टाइप में एकदम नीचे, जैसे स्लिप करते ना पार्क उर्क में जाते तो बच्चे क्या होते हैं स्लॉप में स्लिप करते, तो वही वाला है, स्लॉपिंग फेसेस, स्लॉपिंग टाइप में है फर्नेस। तो यहाँ पे जैसे ये पिघला ना तो ये स्लॉपिंग के माध्यम से इधर 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 आके यहाँ पे एक जो लगा दिया हम लोग बर्तन के रूप में, यहाँ पे आके गिर जा रहा है। तो यहाँ पे आके जो गिर रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म में हम लोग को क्या हुआ, प्राप्त हो गया। क्या प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया, मेटल प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया। और जो डस्ट पार्टिकल्स था वो यहीं पे रह गया, यहीं पे डस्ट पार्टिकल्स रह गया, क्योंकि वो तो पिघला ही नहीं। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था कि लो नहीं था, उसका मेल्टिंग पॉइंट, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, उसका हाई है, इसलिए वो पिघला ही नहीं। तो पिघला कौन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, किसका है, जो मेटल्स था उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, वो आसानी से पिघला। पिघल के ऐसे करके आके यहाँ पे बकेट में, दूसरा बकेट जो लगाए उसमें आके गिर गया। तो यहां पे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल्स और इम्प्योर को, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। देखिए प्योर वाला यहां पे आके रह गया, इम्प्योर वाला या तो यहीं रुक गया या तो यहीं रुक गया। तो ये चीजें हो जाता हम लोग का क्या, प्योर को प्राप्त करने का मेथड। तीन इस सब को इसी माध्यम से हम लोग प्योर करते हैं। अब तो 2 लाइन लिख ही लेंगे हम लोग, जब समझ जाते हैं ना तो लिखने में मजा आता है। तो देखिए बी नंबर है लिक्वेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यहां ध्यान देना है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लाइक जैसे टीन है, एसएन, पीबी है, लेड और बिस्मथ, बीआई है, ये सबको हम लोग कर सकते हैं। देखिए इस मेथड में कैसे कैसे कर रहे हैं वो हल्का सा समझिए। व्हेन टीन इज हीटेड, जब टीन लिए हैं तो टीन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसमें, स्लॉपिंग फर्नेस, मतलब आग की भट्टी वैसा होना चाहिए, उसके ऊपर जो बर्तन लगाए हैं वो स्लॉपिंग टाइप में होना चाहिए, स्लॉप के टाइप में। टीन मेल्ट करने लगेगा और फ्लोज ऑन द स्लॉपिंग सरफेस, और वो सरफेस जो है स्लॉप वाला सरफेस उसमें आके पिघल के बहने लगेगा, पानी के जैसा ये पिघल के बहने लगेगा। टीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इस प्रकार से टीना बाहर हो गया बह के, और ये बच गया आपका क्या, जो इम्प्योरिटीज उधरे रह गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिक्वेशन माध्यम से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, देखिए टीना है, लेड है, बिस्मथ है। तो ये तीनों को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, किसके माध्यम से, लिक्वेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहा जाता है, या इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। ये जिस नाम से आप जानना चाहेंगे वही है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये तीनों। अब इसमें देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा,
ये किस प्रकार से होता है? सबसे पहले ये क्या करता है कि आपके पास ऐसा कुछ रहेगा, इसमें एक जो लेगा, सबसे पहले एक जो रड लेगा वो क्या होता है? इम्प्योर रहता है। वो रड कैसा रहेगा? इम्प्योर रड रहेगा, इम्प्योर मेटल रहेगा। जो इम्प्योर मेटल जो होता है उसको हम लोग किस रूप में लेते हैं? एनोड के रूप में लेंगे। इम्प्योर मेटल्स को किस रूप में लेंगे? एनोड को। दूसरा जो लेंगे उसको प्योर लेंगे, प्योर मेटल को ले लेंगे, उसी का प्योर मेटल को ले लेंगे जो कि क्या हो जाएगा? कैथोड के रूप में रहेगा। तो ये बातें याद रखना कि इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किस रूप में लिया जाता है? इंप्योर मेटल्स को। तो आपको क्या करना है कि एनोड के रूप में लेंगे इंप्योर मेटल्स को, और प्योर मेटल्स को किस रूप में लेंगे? कैथोड के रूप में लेंगे। और यहां जो भी सॉल्यूशन लेंगे, वो जो सॉल्यूशन लेंगे वो किसी का? इसी मेटल्स का सॉल्यूशन लेंगे। जैसे मान लेते कि इससे कॉपर को करते तो इसमें क्या लेंगे? CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें ले लेंगे। तो इसको आसानी से समझते किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। तो देखिए हमने एक फिगर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ले लिए, अब एनोड में क्या लिए कि इंप्योर मेटल्स को ले लिए, एनोड में क्या लिए? इंप्योर मेटल्स को ले लिए, कैथोड में क्या ले लिए? प्योर मेटल्स। कैथोड वाला पतला स्ट्रिप है और एनोड वाला कितना मोटा है? मोटा, क्योंकि ये इसमें क्या है? गंदगी इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करवा दिए? पास करवा दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे ना, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा तो ये एनोड जो है ना, एनोड में क्या होने लगेगा? ऑक्सीडेशन होने लगेगा। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो ऑक्सीडेशन होना का मतलब क्या है कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते एम है कोई भी मेटल, ये इंप्योर मेटल था, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करने लगेगा M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान दे देगा। किसमें? ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दे रहा है। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दे रहा है, मतलब M के ऊपर 2+ बना दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को दान दे रहा है। तो ये देखिए ये वाली चीजें जो है, ये वाला जो है आपका कैथोड वाला क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, ये क्या है? रिडक्शन वाला मेटल है। इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड में जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि ये M2+ के ऊपर ऑलरेडी है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये प्योर फॉर्म में मेटल की प्राप्ति कर दिया। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां पे क्या हो रहा है आपका कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। किसमें? इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है जो भी गंदगी के रूप में है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? इंप्योर मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया, कहां पे? किसके ओर? प्योर मेटल्स की ओर। प्योर मेटल्स की ओर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। देखिए M, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो M से 2+ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहां पे चला गया? रिडक्शन जहां पे हो रहा है, किसमें? प्योर मेटल्स में। तो ये यहां पे चल गया, किसमें? आके चिपक गया, किसमें? कैथोड में आके उसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो क्या बना दिया? प्योर मेटल बना दिया। ये बातें क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पे और भी चीजें हल्का समझिएगा। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? एनोड में। रिडक्शन कहां हो रहा है? कैथोड में। क्लियर है? इंप्योर मेटल कौन है? एनोड। प्योर मेटल कौन है? कैथोड। ये ठीक है। सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं? जो मेटल लेंगे उसी का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा ना, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो रहा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के साथ साथ इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स था ना, गंदगी था ना, वो आके नीचे बैठ गया यहां पे। तो ये कहा जाता है एनोड मड। ऐसे आप हिंदी में जानते हैं एनोड पंख के नाम से आप पढ़े थे क्लास 10th में। तो ये क्या हो जाता है? एनोड मड करके यहाँ पे आके रिमूव हो जाता है। इसको आप कलेक्ट करके बाहर कर दीजिए, तो आप क्या हुआ कि दोनों रड आपका क्या हो गया? प्योर फॉर्म में प्राप्ति हो गया। कीचड़ जो था, गंदगी जो था, वो क्या हुआ? निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इस माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक, सी नंबर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे होता है? इन दिस मेथड इंप्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। इंप्योर जो है वो एनोड लेंगे। प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड। प्योर मेटल को कैसे लेंगे? कैथोड। एंड द सॉल्युबल साल्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें क्या करेंगे? सॉल्युबल साल्ट को ले लेंगे, को मेटल का, उसको किस रूप में यूज करेंगे? एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे। देखिए इसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए कि यहाँ पे देखिए हल्का सा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन, मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड। एंड द रिडक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस एट
कैथोड, कैथोड में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। देखिए हमने रिएक्शंस को भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है कि क्या हो जाएगा, एम कोई इंप्योर मेटल से इसको क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड में, तो देखिए एम के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दान दे रहा है। और कैथोड में अगर करते तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले रहा है, तब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्योर मेटल्स की प्राप्ति कर दे रहा है। यहाँ पे सेम फिगर उसी को हमने ड्रॉ करने का प्रयास किया गंदे ढंग से, ठीक है। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस मेथड के माध्यम से किसको किसको अच्छा कर सकते हैं, कॉपर और जिंक को अच्छा कर सकते हैं। प्योर करने का तरीका किसका है, कॉपर और जिंक को आप आसानी से इस मेथड के माध्यम से प्योर कर सकते हैं। बातें क्लियर है, चलिए गुड। नेक्स्ट वन जो है वो हम लोग का है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग समझते किसके द्वारा किया जाता है, तो जॉन रिफाइनिंग किसका किसका होता है, सिलिकॉन का जॉन रिफाइनिंग होगा, जर्मेनियम का, गैलियम का और इंडियम का। ये कम से कम 4 एलिमेंट्स जो हैं इसको हम लोग प्योर कर सकते हैं जॉन रिफाइनिंग माध्यम के द्वारा। क्लियर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और इंडियम को हम लोग जॉन रिफाइनिंग माध्यम के द्वारा हम लोग प्योर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग को यहां पे थोड़ा सा एकदम समझना आसानी से कि जॉन रिफाइनिंग में क्या होता है। जॉन रिफाइनिंग कहेंगे किसे, इसमें जो होगा ना कि सॉलिबिलिटी जो होगा, सॉलिबिलिटी जो होगा वो इम्प्योरिटी का सॉलिबिलिटी जो होगा वो ग्रेटर होगा। इम्प्योरिटी का सॉलिबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर होगा। आसानी से इम्प्योरिटी ही अब पिघलने लग रहा है, इम्प्योरिटी भी है, क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है। कौन, इम्प्योरिटी ही आपका सॉल्युबल हो जा रहा है किसमें, जॉन रिफाइनिंग में। जबकि हम लोग एक मेथड पढ़े थे जिसको लीचिंग के नाम से जानते थे, लीचिंग प्रोसेस, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता था। लीचिंग में क्या होता था कि जो मेटल है उसका सॉल्युबिलिटी अधिक हो जाता था, मेटल का सॉल्युबिलिटी क्या होता था, यहाँ पे अधिक होता था, और किसका कम होता था कि आपका इम्प्योरिटी जो होता था वो कम होता था। लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है जॉन रिफाइनिंग में। दोनों में देखिए अंतर समझ लीजिए, लीचिंग में मेटल का सॉल्युबिलिटी अधिक होता था, जॉन रिफाइनिंग में किसका सॉल्युबिलिटी अधिक हो रहा है, इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी इजी से सॉल्युबल हो जा रहा है, तो कैसे होगा, ये ग्रेटर हो जा रहा है इम्प्योरिटी, और इसमें मेल्ट कंडीशंस में, तो इसको हम लोग ध्यान से समझते कैसे कैसे ये चीजें होगी। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंटली ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हमने एक मेटल का रड ले लिया, ये पूरा इम्प्योर मेटल का रड ले लिए। अब इस रड को हम लोगों ने क्या किया, देखिए इस रड को ले लिया, इसमें क्या कर लिया, एक सर्कुलर जो है वो हीटर के रूप में, आग का गोला के टाइप में हीटर ले लिए। अब ये हीटर को क्या किए कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक क्या कर रहे हैं कि लेते जा रहे हैं। अब जिधर से लेके चलेंगे, इधर से मान लेते कि एक्स वाले साइड से इधर से धीरे धीरे ले जा रहे हैं। जैसे जैसे ले जाएंगे तो ये क्या हो रहा है कि जो आपका इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा कि पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां लाए तो इम्प्योरिटीज यहीं से पिघलना स्टार्ट हुआ, यहां से पिघल के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर ऐसे जैसे ले गए ये इम्प्योरिटीज पिघल के आगे लास्ट में मान लिया जाए कि यहां पे आके रुक गया, क्योंकि यहां के बाद कहां जाएगा, तो यहां से यहां तक का जो सरफेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, प्योर के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। इम्प्योरिटीज आके एक जगह पे कलेक्ट हो गया। ऐसे करके ये पास करवाते गए, इम्प्योरिटीज आके कहां पे कलेक्ट हो गया, एक जगह पे आके कलेक्ट हो गया यहां पे। तो इसको क्या कर दीजिए, आप डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए बाहर, और ये क्या हो गया कि इम्प्योरिटीज बाहर हो गया, और आपका जो प्योर फॉर्म था ये यहां तक प्राप्त हो गया। तो ये इसको इस माध्यम से जॉन रिफाइनिंग, देखिए एक अलग अलग जॉन, यहाँ पे एक जॉन बन रहा है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो जॉन रिफाइनिंग माध्यमों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सिंपल से बातें समझ में आ गया किसे कहेंगे जॉन रिफाइनिंग। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि जॉन रिफाइनिंग में हम लोग कोई भी मेटल्स को, इम्प्योर मेटल्स को लेंगे, उसको क्या करेंगे कि आग के गोला के पास से, मतलब हीटर से पास कराएंगे। तो हीटर क्या करेगा कि जो इम्प्योरिटीज है उसको पिघला धीरे धीरे जहां तक ले जाएगा वो धीरे धीरे लास्ट तक ले जाएगा, और वहां पे आप कलेक्ट कर लीजिए किसको, इम्प्योरिटी को कलेक्ट करके निकाल लीजिए, और प्योर फॉर्म को आप अलग कर लीजिए। इस माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए इधर से इसने पास कराया हीटर्स को, तो देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटीज एक साइड अलग हो गया, पूरी यहां तक क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आपका प्राप्ति हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉन रिफाइनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। बातें क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जॉन रिफाइनिंग क्या होता है कि दिस मेथड इज
इन दिस मेथड सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम इसको प्यूरिफाई किया जा रहा है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, किस पे बेस्ड है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ इंप्रूरिटीज आर ग्रेटर देन द मेटल। किससे अधिक है? कि सॉल्युबिलिटी जो है इंप्रूरिटी का अधिक है, किससे? मेटल्स की तुलना अधिक। मेटल पिघल भी नहीं कर रहा, सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है। किससे कौन सॉल्युबल हो जा रहा है? इजी से इंप्रूरिटीज ही सॉल्युबल हो जा रहा है लिक्विड फॉर्म में। ओके, भागो भागो भागो, तो भाग के अलग हो गया। क्लियर हो गया? तो ये चीजें हो गया। हमने छोटा सा एकदम गंदा सा फिगर बनाने का प्रयास किया है ऐसे करके इजी से, ताकि ये क्या होगा, जॉन रिफाइनिंग के माध्यम से अलग हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा लिख भी लेंगे तो लिखना चाहेंगे तो, ये नेरो पार्ट ऑफ द इम्प्योर मेटल रड इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर हीटर। द हीटर इज मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे उसको एक एंड से दूसरे एंड में ले जाते हैं। द इम्प्योरिटीज मूव अलोंग द मोल्टेन जोन, वो लिक्विड का जो जोन है उसी के साथ वो पानी का बहाव जो उसके साथ धीरे धीरे वो इंप्योरिटीज के रूप में एक साइड तक, एंड तक पहुंच जाता है और वहां पे क्या कर दिया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसी को जॉन रिफाइनिंग के माध्यम से हम लोग जानते हैं। बातें क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने डी तक क्लियर कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, न्यू टेक्निक वाले मेथड्स हैं। इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है वो चीज़ों को हल्का सा समझिए। इसमें क्या होगा कि कोई भी मेटल जो है, तो मेटल जो भी है प्योर मेटल तो रहेगा नहीं यहाँ, क्योंकि हम लोग इम्प्योर मेटल ही प्राप्त किए हैं। इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए प्योर लिख दे रहे हैं मिस्टेक से। इम्प्योर मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई वोलाटाइल लिक्विड या वोलाटाइल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। वोलाटाइल कंपाउंड मतलब अपने आप रख दो ना, वो धीरे धीरे गैस फॉर्म बन के उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा नेफ्थलीन की गोली को, जो कपड़ा में रखते हैं गोली, वो उसको अगर रख दिए वो धीरे धीरे एक महीना का साल में गायब हो गया, पत्ते नहीं चला कहाँ चल गया। वैसे वोलाटाइल लिक्विड के रूप में वोलाटाइल में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको रिडक्शन करा देते हैं या इसको डिकम्पोज कर देते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और प्योर मेटल को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए मेथड क्या है, सबसे पहले इम्प्योर मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिए। जब वोलाटाइल कंपाउंड में जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसे चाहिए, जो माध्यम चाहिए वो सारा माध्यम देंगे। वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, उसको डिकम्पोज कर दीजिए। जैसे डिकम्पोज किया आपने क्या बना दिया, प्योर मेटल्स की आपने प्राप्ति कर लिया। तो ये चीजें हो जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग में। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दीजिएगा वीवीआई वेपर फेज रिफाइनिंग। एक होता है मॉन्ट्स प्रोसेस, एक कौन सा होता है, मॉन्ट्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वो क्या है, वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल ARKEL अर्कल मेथड के नाम से जाना जाता है। दो मेथड होता है, एक मॉन्ट्स प्रोसेस, एक वैन अर्कल मेथड्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रोसेस के द्वारा सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है, इसको हम लोग प्योर कर सकते हैं। किसमें, वेपर फेज रिफाइनिंग में। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को ध्यान में देंगे और लिखेंगे भी। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग कैसे कहेंगे। तो वेपर फेज रिफाइनिंग का ई नंबर का टॉपिक लगाइए कि इन दिस मेथड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ए वोलाटाइल कंपाउंड। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वोलाटाइल कंपाउंड में, और फिर कलेक्ट कर लेंगे एंड देन डिकम्पोज टू गिव या प्योर मेटल। फिर इसको डिकम्पोज कर दिया और उससे क्या करती है, प्योर मेटल्स की प्राप्ति कर लिए। तो सबसे पहला जो मेथड्स है वो क्या है, मॉन्ट्स प्रोसेस है। तो मॉन्ट्स प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। तो मॉन्ट्स प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये स्पेशली यूज है निकेल को प्यूरिफाई करने वाला प्रोसेस है। मॉन्ट्स प्रोसेस के द्वारा किसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, निकेल को। तो ये क्या करता है कि इम्प्योर निकेल इज हीट करते हैं। इम्प्योर निकेल को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पहले हीट करेंगे। कैसे, 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्मिंग वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम है टेट्रा कार्बो निकेल या निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। सबसे पहले इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। देखिए निकेल है, इम्प्योर निकेल है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया 330 से 350 केल्विन में। तो ये बना दिया NiCO का होल 4 जिसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, जो कि किस फॉर्म में, वोलाटाइल फॉर्म में हो गया है।
ठीक है। अब ये वोलाटाइल फॉर्म को फिर से क्या करेंगे, इसको हीट करा देंगे फिर से। चलो देखो, इसको फिर से हीट करा रहे हैं NiCO का हॉल 4 को, जिसको निकेल टेट्रा कार्बोनाइल फिर से हीट करा दिए, फर्दर हीट 450 से 470 केल्विन के बीच। तो यहां से क्या हो गया, प्योर मेटल्स की प्राप्ति हो गई। देखिए Na क्या होगा, प्योर मेटल के रूप में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो डाले थे वो निकल गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ काम क्या था कि सिर्फ वोलाटाइल बनाओ, और वोलाटाइल बना के फिर से उसको क्या करो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ लेके ले भागो, करके भाग जाओ। तो ये हो गया आपका क्या, मोन्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन प्रोसेस हम लोग देखेंगे, वैन अर्कल मेथड। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एकदम ध्यान देना है, इस प्रोसेस में जिरकोनियम, ठीक है, और टाइटेनियम, ये दोनों को एकदम शुद्ध किया जाता है। जिरकोनियम और टाइटेनियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एकाध लें, तो क्या लिखेंगे कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सर्टेन मेटल। अगर वो सारे मेटल्स जैसे टाइटेनियम या जिरकोनियम में मान लेते हैं कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के रूप में इम्प्योरिटीज अगर आ गया है, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, अलग करना है। बात क्लियर हो गया। चलिए क्लियर है, आगे देखते थोड़ा सा। यहां पे आगे क्या करेंगे, व्हेन इम्प्योर जिरकोनियम इज हीटेड। सबसे पहले इम्प्योर जिरकोनियम को इवाक्यूएटेड विसल में, जिसमें आयोडीन है, उसके साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये क्या बना देगा, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड ZrI4। इसको जिरकोनियम इम्प्योर था, इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिए, ZrI4 जो वोलाटाइल है उस फॉर्म में ये बन गया। फिर इसको हमने क्या किया कि वोलाटाइल कंपाउंड ZrI4 को इलेक्ट्रिकली हीट करा देते, किसके, टंगस्टन वो जो बल्ब में लगा रहता है ना फिलामेंट के रूप में, उसके साथ इसको क्या करिए 1800 केल्विन के साथ इसको क्या करा दिए, हीट करा दिए। जैसे इसको हीट कराए ना, तो ये चीजें क्या हो गया, हीट कराने के बाद एज अ रिजल्ट क्या हो गया, प्योर जिरकोनियम मेटल क्या होगा कि प्राप्त हो जाएगा, किसके साथ, टंगस्टन फिलामेंट के साथ प्योर मेटल की प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगा। ZrI4 को 1800 केल्विन पर हीट करा दिए, जिरकोनियम कैसा प्राप्त हो गया, प्योर फॉर्म में। I2 क्या हो गया, निकल गया यहां से। तो ये सारा मेथड्स हो जाता है आपका क्या, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड्स हो जाता है। तो यहां तक बातें समझ में आ गया, तो आगे समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट वन जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स को हल्का सा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेटमेंट को पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद देख लीजिए क्या क्या चीजें होती है। तो क्रोमेटोग्राफिक में क्या होता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। कब यहां ये किस लिए होगा कि वहां पे होगा जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इम्प्योर मेटल्स के रूप में रहेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स के रूप में। तो इसमें कैसे होगा कि हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। जो भी मेटल्स रहेगा या जो भी इम्प्योरिटीज रहेगा, सभी का एडजॉर्प्शन, चिपकने की टेंडेंसी जो होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ऑन द एडजॉर्बेंट, जहां पे डिजॉल्व किया है उसमें इसका एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब सन का जो डिग्री होगा वो अलग अलग होगा। सब जैसे क्या करता है कि कोई इजी से आसानी से चिपक जाता है, कोई किसी के साथ आसानी से दोस्ती कर लेता है, किसी का दोस्ती ये नहीं होता है। तो वह क्या, उसका क्या है कि अलग अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होना चाहिए, तभी ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होगा। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, तो यहां पे देखिए कि इन दिस मेथड एडजॉर्बेंट जो है उसको स्टेशनरी फेज कहेंगे। एडजॉर्बेंट जो रहेगा वो इधर उधर मूव नहीं करेगा, वो अपने पास रहेगा स्टेशनरी फेज में। लेकिन जो होगा क्वार्टेड स्टेशनरी फेज, जिसमें क्या करेगा, एल्यूमिना रहेगा, Al2O3, सिलिका जेल रहेगा, SiO2, एंड द मिक्सर, जो मिक्सर रहेगा विच इज पुट ऑन द एडजॉर्बेंट, जो कि एडजॉर्बेंट में डाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोबाइल फेज के नाम से जानेंगे। वो क्या होगा, गतिशील होगा, एक से दूसरे फेज में एक
एक जगह से दूसरे जगह ये क्या होगा, भटकने का प्रयास करेगा। तो इसको समझने का प्रयास करते फिगर के माध्यम से। देखिए इसने क्या यहाँ पे क्या किया है कि अगर हम लोग ले लेते हैं स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे देखिए ये स्टेशनरी फेज है, इसमें हमने मिक्सर को डाल दिया, मिक्सर कंपोनेंट को इंप्योर वाले सारे को डाल दिए। तो देखिए ये क्या किया कि एडजॉर्बेंट जिसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अधिक था वो ऊपर आके चिपकने लगा, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जिसका एडजॉर्प्शन अधिक था वो क्या हुआ, ऊपर आ गया। और जिसका एडजॉर्प्शन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था, कम था, वो नीचे आ गया। तो देखिए जिसका जैसे था वो एडजॉर्बेंट के साथ इस प्रकार का फेज बना रहा है। तो अब ये देखिए कि फेज के रूप में एक फेज यहां आ गया, एक फेज यहां आ गया, तो बाइंड्स के रूप में, बेंड्स के रूप में बना दिया। फिर इसको क्या किए कि इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की है, इसको खोल के क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग बार बार कर सकते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग अलग कर सकते हैं जो भी प्योर मेटल या इम्प्योर मेटल है उसको। तो देखिए यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले क्या था कि स्टेशनरी फेज में ये लिए ऐसे, इसमें ऊपर से सैंपल को डाल दिया, ठीक है। अब ये ऊपर से जैसे डालें, ये क्या हुआ, मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज के साथ आया। तो ये अपना क्या हुआ कि जिसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अधिक था वो ऊपर भागने लगा, उसके साथ जाके चिपकने लगा, और चिपकने लगा तो उसके बीच में क्या हुआ, सेपरेशन आने लगा। किसके बीच, स्टेशनरी फेज और क्या, मोबाइल फेज के बीच, एडजॉर्प्शन वाले और एडजॉर्बेंट के बीच। तो देखिए धीरे धीरे एक जिसका सबसे अधिक था वो सबसे ऊपर आ गया, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जिसका अधिक था सबसे ऊपर आ गया, जिसका कम था थोड़ा सा वो बीच में रह गया, और जिसका सबसे कम था वो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन वो सबसे नीचे आ गया। चिपकने की टेंडेंसी सबसे कम था वो सबसे नीचे रह गया। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर इसको धीरे धीरे क्या किया कि निकाल दिया। देखिए एक फेज को निकाल दिया, यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। फिर दूसरा फेज को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, इसको की को खोलते हुए, फिर इसको अलग करिए। फिर इस प्रकार से पूरे मेटल्स को, जो भी है प्योर मेटल्स को पूरे प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, क्रोमेटोग्राफिक माध्यम से। ये क्या है कि अभी का जो है ना क्रोमेटोग्राफिक मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है। जो भी ब्लड टेस्टिंग है सब, जो भी सारी चीज़ें अभी किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमने बता दिया किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर है। तो ये टॉपिक्स पूरा क्लियर हो गया। आपको क्या करना है कि आपको लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 को हमेशा 24 आवर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर 3, 4, 5 अगर पूरे याद रहेगा तो आगे के प्रोसेस को आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आगे के जो भी लेक्चर होगा वो आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए लेक्चर 3, 4, 5 को एकदम रिपीट कर करके देखिए जैसे भी हो, लेकिन उसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।